गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारे टॉपिक है बच्चों की शैक्षिक और देखभाल की व्यवस्था के सिद्धांत। तो देखिए, शैक्षिक व्यवस्था के सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि देखभाल का अर्थ क्या होता है। बच्चों के लिए एक देखरेख पूर्व एवं सुरक्षित परिवेश जहां उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई एवं पोषण पर पूरा ध्यान दिया जाए। यानी कुल मिला के बालक की साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाए, बालक की सारी व्यवस्थाओं पर जब हम ध्यान देते हैं तो वही हमारी कहलाती है देखभाल। कि जैसे हमने ली यहाँ पे साफ सफाई और पोषण का जब हम पूरा ध्यान रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारी देखभाल कहलाती है। क्या कहलाती है? देखभाल। बच्चों के औपचारिक विद्यालय जाने से पूर्व वर्षों की देखभाल एवं अनौपचारिक शिक्षा उन्हें विद्यालय के परिवेश के समय को ढालने में सहायता करती, एक बेहतर शिक्षा अर्जित करना सुनिश्चित करती है। सेकंड है इसमें, इस आयु वर्ग के बच्चों का अपने आसपास की चीज़ों, वातावरण को समझने का बहुत अलग व्यवहार होता है। अर्थात उनके दुनिया को समझने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। घटनाओं को अपने तरीके से समझने के लिए उन्हें अनुकूल परिवेश की आवश्यकता होती है। बच्चों के सीखने के लिए उनकी आयु तथा सांस्कृतिक परिवेश अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बाल मनोविज्ञान, अब ये जो बाल मनोविज्ञान का है वो जीन पियाजे ने बच्चों की सीखने की प्रक्रिया समझाने के लिए ज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार से समझाया है। इन अवस्थाओं में हम कक्षा 11वीं में पहले ही पढ़ चुके हैं। सभी बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को उनकी समझ एवं आयु के अनुसार अनुभव देने चाहिए। यानी कोई भी चीज़ हम बालक को सिखाना चाहते हैं तो वो उसकी आयु के ऊपर डिपेंड करता है कि बालक में किसी चीज़ को ग्रहण करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर सकता है। हम स्तर के अकॉर्डिंग ही बालक को ज्ञान देते हैं। यदि प्राइमरी लेवल का है तो प्राइमरी लेवल का ज्ञान देते हैं। अब हम चाहें कि छोटे बच्चे को वो सब चीज़ें सिखाएं जो बड़ी क्लासों में पढ़ाई जाती है, तो वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमें उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए ही, या फिर हम कहें कि बहुत से बच्चे इस टीचर का पढ़ाने का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है और बच्चे मान लीजिए कि मिडिल लेवल के हैं, तो वो बच्चे उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले बच्चे का स्तर जानना ज़रूरी होता है। बच्चे के स्तर को जान कर या फिर उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर सभी बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को उनकी समझ एवं आयु के अनुसार अनुभव देने चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का उपागम अनिवार्य रूप से बच्चों के ऊपर ही केंद्रित होना जरूरी है। बच्चे सीखते समय विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों, मूल्यों जैसे अमूर्त विषयों में अंतर को नहीं समझ पाते। किसी भी संस्था में उन्हें भले ही अनौपचारिक शिक्षा दी जाए, वह उनसे परिचित परिवेश के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए तटीय ग्रामीण इलाके में बच्चा खेत, मिट्टी, बारिश से संबंधित कविताओं एवं कहानी के माध्यम से शीघ्र सीखेगा, जबकि बर्फ़, क्रिसमस इत्यादि से संबंधित कविताएं, कहानियां उन्हें इस आयु में अपरिचित सी लगेंगी। फिर थर्ड है हमारा, किसी भी डे केयर या क्रेच को अपने आसपास के क्षेत्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा वहाँ रह रहे लोगों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह अपने यहाँ आने वाले बच्चों के परिवार की आवश्यकताओं एवं डे केयर या क्रेच से उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर सके। वैसे तो यह बात सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए नहीं होती है, परंतु छोटे बच्चों के संदर्भ में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डे केयर या क्रेच में आने वाले बच्चे
अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमियों से आते हैं तथा भिन्न वास्तविकताओं के बारे में उस तरीके से अंतर नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से बच्चे अथवा वयस्क कर सकते हैं। फिर है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ। अब देखिए एनसीएफ ने कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए हैं। सीखने का आधार खेल होना चाहिए। सेकंड, शिक्षा का आधार कला होनी चाहिए। और बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता दी जानी चाहिए। विशेषता की बजाय अनुभव को प्रमुखता दी जानी चाहिए, उसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। फिर देखिए जब एनसीएफ 2005 का जो उसमें दिया गया वो है खेलते हुए बच्चे, चित्रकारी करता हुआ बच्चा, प्राकृतिक को समझते बच्चे। 5वें नंबर का है हमारा दैनिक दिनचर्या में अच्छी जानकारी और चुनौतियों का अनुभव। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की परस्पर बातचीत, यानी बातें भी हमारी कई प्रकार की होती है। कुछ होती है औपचारिक, कुछ होती है अनौपचारिक। औपचारिक में हम एक किसी चीज़ को सीखने से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। अनौपचारिक में हम कुछ भी, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी हमें समझनी होती हैं। तो हम जब कम्युनिकेशन जो हमारा होता है, बातचीत जो हमारी होती है, वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होनी जरूरी होती है। यदि दोनों प्रकार की बातें नहीं होंगी तो हमारा जीवन एकदम निरस हो जाएगा। यदि हम अपने मनोरंजन से रिलेटेड बातें ही करते हैं तो उसमें हमारी तरक्की नहीं होती है। लेकिन जब हम उन्हीं बातों को करते हैं और दूसरी अदरवाइज बातें नहीं करते हैं तो उससे हमारा मन थोड़ा सा ऊब जाता है। इसलिए दोनों चीज़ें जरूरी होती है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही बातें जरूरी होती हैं। फिर है पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल। अब जो पाठ के अंतर्गत जो सामग्री हम पढ़ रहे हैं, साथ में जो हमारे आसपास की चीज़ों को जो हम देख रहे हैं, हमारी संस्कृति को देख रहे हैं, तो उन सब में क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तभी हम किसी चीज़ को जल्दी से गेन कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे या उसका लाभ उठा पाएंगे। अब हम आ जाते हैं शिक्षा तथा अन्य योग्यताएं, कि जब भी हम अपना करियर तैयार करते हैं तो तैयार करने पर हमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमें तैयार करनी होती है, या फिर क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए तब हम इस फील्ड में जा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हमारी योग्यताएं समझते हैं कि हमारे पास इस शैक्षिक लाइन में जाने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस क्षेत्र में जीविका की तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए बच्चों के विकास और देखभाल के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में अध्ययन आवश्यक है। इसके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में बाल मानव विकास और अथवा बाल मनोविज्ञान जैसे विषय में स्नातक पूर्व उपाधि होना आवश्यक है। यदि शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही इस क्षेत्र में आने की इच्छा हो तो इस क्षेत्र में 1 वर्ष का डिप्लोमा अथवा मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रमों का विकल्प भी है। फिर है नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, यानी नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग एक अन्य ऐसा पाठ्यक्रम है जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है उपरोक्त पाठ्यक्रम को करने के लिए बच्चों के प्रति उदारता और उनमें बातचीत यानी अंतःक्रिया करने के लिए रुझान होना एक मूलभूत आवश्यकता है। क्या है, एक मूलभूत आवश्यकता है।
अब मान लीजिए हमने कोई भी डिग्री या कोई भी सर्टिफिकेट हमने हासिल कर लिया है। अब भाई वो सब चीज़ें तो सही है कि हमने ये सारी चीज़ें हमने हासिल कर ली है, लेकिन साथ में ये सब चीज़ें प्राप्त करने के बाद भी हमारा एक कम्युनिकेशन जो होता है, हमारी जो अंतः क्रिया होती है एक दूसरे से बात करने की, तो वो हमारी सबसे अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को समुदाय और संस्कृति की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि डे केयर या क्रेच की गतिविधियाँ उस सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पर्यावरण के अनुरूप हो जिसमें बच्चा पला बड़ा है। शिक्षक को उन प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशलों में भी सक्षम होना चाहिए जिनकी रिकॉर्ड रखने, लेखाकरण, रिपोर्ट लिखने आदि के लिए आवश्यकता होती है, जिससे संस्थान उचित रिकॉर्ड रख सके और अभिभावकों के साथ साथ संपर्क और अंतःक्रिया प्रभावी और अर्थपूर्ण हो सके। शिक्षक में विविध कला कौशल होना भी अत्यधिक आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हम छोटे लेवल के प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए उससे उच्च स्टैंडर्ड के बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए अपर स्टैंडर्ड के, तो कई बार ये होता है ना कि बालक पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हैं, तो हम उन्हें कई चीज़ों को हैं जो कहानियों के माध्यम से भी हम उनको सुनाएंगे, तो उन्हें सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, वो बड़े ध्यान से सुनेंगे, तो उस चीज़ को वो जल्दी गेन करेंगे। फिर है नृत्य, संगीत, आवाज़ में परिवर्तन करने तथा भीतर और बाहरी खेल एवं पूर्व गतिविधियाँ आयोजित करने के कौशल बच्चों के लिए काम करने में अत्यधिक लाभदायक होते हैं। बहुत सी चीज़ें हम ऐसी होती हैं जो बच्चे को बिल्कुल औपचारिक रूप से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कई बार उसमें अनौपचारिक बातें भी शामिल करनी चाहिए, जिससे वो जो कि उसके आसपास के वातावरण से रिलेटेड हो, जिस परिवेश में वो रहता हो, तो वैसी बातें यदि हम ज़्यादा करेंगे तो उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। शिक्षक में विभिन्न कला कौशल होना चाहिए। देखिए अब उसके बाद है शिक्षक व्यवसाय के लिए बच्चों के साथ अनेकों तरीकों से बात करने की इच्छा रखना और उनमें पूरी तरह से संलग्न होना भी महत्वपूर्ण है। बड़े बच्चों तथा वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चे कम समय तक ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अतः छोटे बच्चों के प्रति अनुकूल और लचीला होना भी आवश्यक है। विद्यालय पूर्व शिक्षक को अक्सर अपनी पाठ्य योजनाओं, अपनी कविताओं और तकनीकों को छोटे बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार बदलना पड़ता है, जिससे कि वे प्रभावी शिक्षक बन सके। तो एक शिक्षक के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक में बहुत से कौशल होना जरूरी होते हैं, उसकी योग्यताएं ऐसी हों कि वो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। जब बच्चा एक टीचर से जब खुश हो जाता है तो उसकी बातों बड़े तन्मय से सुनता है, बड़ा ध्यान लगा के सुनता है और उस चीज़ को वो ग्रहण भी करता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि